आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन वाहन, जो लेसन 6 जैव प्रक्रम से है। जैव प्रक्रम से है, लाइफ प्रोसेस से है, लाइफ प्रोसेस से। अब हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इसे ऐसे पढ़े कि आपकी बुक से रिलेटेड, एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका न छूटे, वो भी इसके साथ ही हो जाए। और आपको किसी भी प्रश्न के लिए एनसीईआरटी पे जो आधारित प्रश्न है, जो आपकी बुक में है, उसके किसी भी प्रश्न के लिए कहीं और कुछ ना पढ़ना पड़े और आपको रटना भी ना पड़े। अब उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने किया है कि बाहर से बहुत सारे पिक्चर्स डाली है, इसमें तस्वीरें डाली है, जिससे आप आसानी से समझ सको और आप विजुअलाइज कर सको और आपके दिमाग में वो जगह बन सके कि नहीं, ये प्रश्न यहाँ से रिलेटेड है। आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा कि फिर से आपके पास हमारी नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन है क्या, वहन है क्या? तो ट्रांसपोर्टेशन है कि हमारा शरीर एक बहुत ही उच्च संगठित शरीर है। इसमें ढेर सारे अंग हैं, और जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो ज़्यादातर अलग अलग अंगों के माध्यम से होते हैं। जैसे अगर हम भोजन खाते हैं तो भोजन हमारा पाचन अंग में जाता है और वो अंत में पच कर के ग्लूकोज बन जाता है, जिसका उपयोग होना है। लेकिन वो कहाँ रहता है? तो वो रहता है पाचन अंग में, आंत में ही रह जाता है, उससे आगे नहीं जा पाता। वो श्वसन के लिए श्वसन अंग है, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वो कहाँ तक रह जाता है? फेफड़े तक रह जाता है। तो अब वहाँ से आगे जाना है ना उसे, उसका उपयोग, ग्लूकोज का उपयोग तो वहाँ तक होगा नहीं कि आंतों में पहुँच गया तो काम खत्म। तो हमको क्या करना है? हमें पहुँचाना है उसे कोशिका तक, जहाँ पे उसका अपघटन होना है और ऊर्जा मिलना है और सही में उसका उपयोग होना है। और उसके लिए ऑक्सीजन भी कोशिका तक पहुँचना चाहिए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो विभिन्न अंग हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि विभिन्न अंगों से उपयोगी पदार्थों को लक्ष्य कोशिका तक पहुँचाना तथा लक्ष्य कोशिका से वर्जित पदार्थों को अंगों तक पहुँचाना ट्रांसपोर्टेशन या वहन कहलाता है। अब एक नया शब्द हमने जोड़ दिया, लक्ष्य कोशिका। लक्ष्य कोशिका क्या भी? तो जैसा हमने अभी आपको बताया कि जो भोजन है ना, भोजन पच के आंत में रह गया, ग्लूकोज तक बन गया, ग्लूकोज कोशिका में जाएगा, शरीर के सभी कोशिकाओं में जाएगा, वहाँ उसका जारण होगा। तो वो उसके लिए, ग्लूकोज के लिए लक्ष्य कोशिका है, जहाँ पे उसकी सारी क्रियाएं संपन्न होनी है। ऑक्सीजन भी कहाँ जाएगा? कोशिकाओं तक जाएगा, वहाँ ही जाके वह ग्लूकोज का क्या कर पाएगा? जारण कर पाएगा। तो वो ऑक्सीजन के लिए भी लक्ष्य कोशिका है। फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वर्ज्य पदार्थ हो जाएगा, उसे वापस आना है। कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ खाते हैं, वो उत्सर्जी, उससे कुछ नाइट्रोजनस, जैसे प्रोटीन खाते हैं तो नाइट्रोजनस वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, वो आपको उत्सर्जी अंगों तक पहुँचने होते हैं। तो ये सारे चीज़ों को, सारे पदार्थों को, चाहे वो उपयोगी पदार्थ हो, चाहे वो वर्ज्य पदार्थ हो, उन्हें संबंधित अंगों तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम अलग से होता है, और वो होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, और उसके माध्यम से ये चीज़ें चलती है। चलिए आइए इसे थोड़ा सा दूसरे एक पिक्चर से देखते हैं, जिसको हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि वहन क्या है। वहन तो ये एक लक्ष्य कोशिका है, यहाँ हमको ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? तो आंत से आएगा, पोषक तत्व आंत से आएंगे।
आँत से आएंगे, यहाँ से आएंगे, और फिर हमको ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहाँ से जाएगा, तो फेफड़े से जाएगा। अब फेफड़े से तो चला गया, वहाँ पे लक्ष्य कोशिका तक पहुँच गया, उसका जान कर दिया, ग्लूकोज टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और ऊर्जा बन गई। ऊर्जा की बात नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फिर निकलना जरूरी है शरीर से, तो फिर यहाँ से लक्ष्य कोशिका से फेफड़े तक पहुँचाया जाएगा। फिर जो हमारे नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस पैदा हुए प्रोटीन के अपघटन से, वो उसको हमें वृक्क तक ले जाना पड़ेगा कि वो वहाँ से उत्सर्जित कर दिए जाए। तो ये कौन करेगा, ये कौन करेगा? इसके लिए हमारे शरीर में एक अलग से सिस्टम है, और उस सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और उस सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3। पहला प्रश्न, वहन तंत्र के कितने घटक होते हैं? आपकी किताब में है। तो वहन तंत्र के 3 घटक होते हैं। पहला हार्ट, हृदय, यहाँ पे देखेंगे इस पिक्चर में, आप यहाँ पे देखेंगे हार्ट और हृदय, हार्ट या हृदय। दूसरा रक्त, ब्लड। तीसरा वाहिकाएं। तो ये हृदय जिन रास्ते से वो ब्लड को भेजता है वो वाहिकाएं हैं, और जो रक्त है वह एक उत्तक, तरल उत्तक द्रव्य है जो पदार्थों को अपने साथ घोल करके एक स्थान से दूसरी अवस्थान तक ले जाता है। तो इस तरह से 3 घटक हो गए, याद कर ली, यहीं पे रटना नहीं है। हृदय हो गया, रक्त हो गया और वाहिकाएं हो गई। अब यहीं पे एक और प्रश्न आपको मिलेगा, यहीं पे आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बीच में हृदय है, फिर नीचे कुछ पाइप निकले हुए हैं, नीचे आके मिल रहे हैं, फिर ऊपर निकले हुए हैं, ऊपर जाके मिल रहे हैं। ये क्या है? तो ये पूरा शरीर मान लीजिए, पूरा शरीर, नीचे वाला ये पूरा शरीर मान लें, और इसे क्या मान ले? फेफड़ा मान ले। तो हृदय क्या कर रहा है? एक बार ब्लड को पूरे शरीर में भेज रहा है, फिर यहाँ से हृदय में भेज रहा है, ला रहा है वापस, और फिर यहाँ से फेफड़े में भेज रहा है, और फिर फेफड़े से वापस ला रहा है। इस तरह से हृदय हमारा एक ही ब्लड को 2 बार पंप करता है, 2 बार परिसंचरित करता है, 2 बार भेजता है। एक बार पूरे शरीर में भेजता है और एक बार फेफड़े में भेजता है। क्यों भेजता है, क्या होता है, वो बात की बात है, उसे हम समझेंगे। लेकिन इस तरह से एक ही रक्त को 2 बार सर्कुलेट करना ही दोहरा परिसंचरण कहलाता है। समझे आप दोहरा परिसंचरण क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के घटक हैं वो कौन कौन से हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक से है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कौन कौन से वहन तंत्र के कौन कौन से घटक हैं। तो वहन तंत्र के 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है हार्ट, जो आपको सामने तस्वीर में दिखाई दे रहा है। दूसरा है आपका ब्लड, जिसे आप समझ सकते हो। तीसरा है वेसल्स, वाहिकाएं, उन्हें हम अगले तस्वीरों में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हृदय को। तो हृदय की तस्वीर आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ 2 तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें एनसीईआरटी की बुक में जितना है उसके हिसाब से पहले इसे समझ लेते हैं। पहले आप देख रहे हो कि एक बायां भाग है, इधर इधर इधर, ये इसमें आपका एक पीले कलर का वो जो कलर है वो रक्त है, रक्त दिखाई दे रहा है। और एक दायां भाग है, ये इधर आपको आसमानी कलर का वो रक्त है, रक्त दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले तो हृदय 2 भागों में बटा होता है, एक बायां भाग और एक दायां भाग। बाएं भाग में अलग तरीके का रक्त है और दाएं भाग में अलग तरीके का
रक्त है। अब ये रक्त में तरीका क्या है, क्या कारण है कि वो अलग अलग है? तो आप इसे सिंपली ऐसे समझ लो कि जो बाएं भाग में रक्त है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और जो दाएं भाग में रक्त है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो अब हम ये समझें कि यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई। तो यहाँ जो रक्त है ना, ये बाएं वाला, ये वाला, यह रक्त फेफड़े से आया है। देख रहे हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, पल्मोनरी मने फेफड़ा। तो ये पल्मोनरी सिरा द्वारा इस रास्ते कहाँ से आया है, फेफड़े से आया है। और फेफड़े में तो आप जानते हो ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है, तो वो वहाँ से आया है, इसलिए इस भाग में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्यों अधिक हो गई? क्योंकि यह ब्लड नहीं, यहाँ जो आया है, इसमें जो ब्लड आया है आप देख रहे हो, ये ब्लड आया ऐसे और फिर ऐसे यहाँ से निकलता हुआ एरोटा से, एरोटा माने महाधमनी से, ये महाधमनी द्वारा पूरे शरीर को सप्लाई हो गया। ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके वाहिकाएं गई, कहाँ पे, पूरे शरीर में। अब वहाँ पे कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वही ब्लड लेके वही वाहिकाएं बदल जाती है, नाम बदल जाता है। अब जो लेके गई थी उसे धमनी कहते हैं और जो लेके आएगी उसे सिरा कहेंगे, वेंस कहेंगे। तो सिरा लेके उसे वापस आती है और फिर ये आप देख रहे हो कि ये महासिरा दो हैं, ये यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, एक ऊपरी भाग से एक निचले भाग से। तो रक्त फिर इसमें आ गया, इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई, बढ़ी हुई है, क्योंकि ये शरीर से रक्त वापस आ रहा है। अब फिर ये रक्त क्या होगा, तो भेजा जाएगा, कहाँ पे भेजा जाएगा, फेफड़े में भेजा जाएगा, फेफड़े में भेजा जाएगा। तो देख रहे हैं कि आप ये रक्त फिर यहाँ से ऐसे आया, ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ये रक्त जा रहा है फेफड़े में, ये फुफ्फुस धमनी इसे लेके जा रही है, फुफ्फुस धमनी मतलब पल्मोनरी आर्टरीज लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है, ये फेफड़े में लेके जा रही है, फेफड़े में। तो आपका ब्लड फेफड़े से आया, फिर फेफड़े में गया, फेफड़े से जो आया उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई तो फिर वो चला गया फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए और ऑक्सीजन को फिर से लेके आने के लिए। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारा जो हार्ट है वह 4 भागों में बढ़ गया, 2 भाग राइट और लेफ्ट हो गए और 2 भाग ऊपर और नीचे हो गए। ऊपर वाले भाग को हम एट्रियम यानी आलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। अब ऊपर वाला आलिंद बायां दायां हो गया, नीचे वाला निलय बायां दायां हो गया। अब इसे आप बेहतर समझ के होंगे। तो इस तरह से हम कहें कि यह जो हार्ट है ना वो 4 चैम्बर्ड है, 4 कोष्ठी है, 4 कोष्ठी, इसके 4 चैम्बर हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे। अब यहीं पे एक प्रश्न उठता है कि 2 प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। एक प्रश्न बनता है कि क्या सब में 4 चैम्बर ही होते हैं, सभी जीवों में 4 चैम्बर होते हैं? जवाब है नहीं। ये मैमल्स और पक्षियों में, मैमल्स मतलब स्तनी और पक्षियों में जिन्हें ऊर्जा की अधिक जरूरत होती है उनमें ये 4 चैम्बर वाले 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। अब अधिक ऊर्जा की क्यों जरूरत पड़ती है? काम तो सबको करना है, चाहे वो कोई भी जंतु, चलता फिरता खाता पीता तो सब है। तो उनको ऊर्जा तो सिर्फ फिजिकल वर्क के लिए चाहिए, लेकिन मैमल और एप्स को, पक्षी को जो ऊर्जा चाहिए एक और काम के लिए चाहिए, वो चाहिए उनके शरीर के ताप का नियंत्रण करने के लिए। आप देखते हैं कि ये जो जंतु है ना, प्राणी, मनुष्य, मैमल्स, स्तनी और एप्स, इनके शरीर का ताप हमेशा नियत बना रहता है। इनके शरीर का टेम्परेचर लेंगे तो एक निश्चित टेम्परेचर देगा, इसलिए ये हॉट ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। समतापी जंतु हैं ये, और अन्य जो जंतु है ना उनके शरीर का ताप नियत नहीं रहता है। जैसे सरीसृप हो गए, एम्फीबियंस हो गए, इनके शरीर का ताप नियत नहीं रहता। इनके शरीर का ताप क्या होता है, वातावरण के ताप के साथ घटता और बढ़ता रहता है, इसलिए इन्हें असमतापी जंतु कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं।
अब जो मैमल्स और एप्स हैं जिनके शरीर का ताप नियत रहता है वो ऐसे थोड़े रहता है, उसी के लिए ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। तो ऊर्जा खर्च करके शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है। इसलिए पक्षी और स्तनी में ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। और ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो ज़्यादा ऊर्जा तो आएगी ग्लूकोज के अधिक जारण से। और ग्लूकोज का अधिक जारण कैसे होगा? जब ऑक्सीजन रहेगा तो हमको चाहिए अधिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन लेके आएगा? तो ब्लड लेके आएगा। तो उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को दूसरे जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिश्रित ब्लड है उससे हमको अलग रखना पड़ता है। और इसलिए तो पहले दो भाग बनते हैं और फिर आप जानते हो कि हृदय फेफड़े से लाना पड़ता है और शरीर को भेजना पड़ता है, इसलिए दो चैम्बर उसके लिए चाहिए। तो इस तरह से हमें 4 चैम्बर मैमल्स में और एप्स में इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि उनको बाकी कार्यों के साथ साथ शरीर के ताप नियंत्रण के लिए भी ऊर्जा चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ी, एक तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल और हॉट ब्लडेड एनिमल, समतापी और असमतापी। और जो समतापी हैं जिनके शरीर का ताप नियत होता है जैसे कि एप्स और मैमल्स, उनके शरीर का ताप नियंत्रण करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इन जंतुओं में, इन प्राणियों में ब्लड को अलग अलग रखना पड़ता है कि वो मिक्स ना हो और जरूरत पड़े तो अधिक ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमको मिल सके, इसलिए उनके चैम्बर 4 होते हैं। कुछ में 3 भी होते हैं और कुछ में 2 चैम्बर भी होते हैं। वो बात की बात है, जब कहीं कोई क्वेश्चन फंसेगा या आपको अगर लगे कि किस में 3 होते हैं, किस में 2 होते हैं और किस में क्या क्या होते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको इसका आंसर लिख के भेज देंगे। तो क्लियर है? तो यहाँ से हमने सीखा कि समतापी असमतापी प्राणी क्या होते हैं। समतापी प्राणी को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, उसमें मैमल्स आते हैं और एप्स आते हैं, पक्षी आते हैं। तो इनके 4 चैम्बर क्यों होते हैं या इनके ताप के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए, अभी कोई संदेह होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता देंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं दूसरा कंपोनेंट है ब्लड। ये ब्लड है, ये वाहिकाओं में बहता हुआ ब्लड है, ये वाहिकाओं में बहता हुआ ब्लड है। अब ये जो ब्लड है ना, इसमें आप 2 भाग देखोगे, एक है प्लाज्मा जो तरल है और एक है ये 3 तरह की कोशिकाएं जिसे कॉप्सेल्स कहते हैं या सेल्स भी आजकल कह रहे हैं। उसमें आरबीसीज हैं, वो सेल्स नहीं है, कॉप्सेल्स हैं, कणिकाएं। ये आरबीसीज हैं, रेड ब्लड मतलब लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये 3 तरह की कणिकाएं इसमें पाई जाती हैं। तो हमें ये जानना है बेसिक रूप से कि एक प्लाज्मा हिस्सा होता है ब्लड का और एक सेल्स होती हैं। अब प्लाज्मा और सेल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? तो जो गैसों का एक्सचेंज होता है ना, परिवहन होता है, गैसों को लेके जाया जाता है, तो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए आरबीसीज, ये देख रहे हैं लाल है, लाल रंग की कणिकाएं हैं, ये आरबीसीज हैं। तो ये आरबीसीज हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है। उसमें हीम जो होता है वो आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है, दोनों का संयुक्त फॉर्म है वो। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और वो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके और उस फॉर्म में ऑक्सीजन को लेके फेफड़े से जाता है, कोशिकाओं को देता है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उसका क्या होता है, वो फेफड़े तक कैसे आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े तक आपकी किताब में तो लिखा है कि प्लाज्मा के माध्यम से आता है। सही भी है, क्योंकि करीब 70 to 80% तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के माध्यम से ही आती है। लेकिन 20 to 25%, आप यहाँ एक चीज़ नया सीख लो, अभी आगे आप जाके पढ़ोगे जब ऊपर की क्लास में जाओगे, 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन भी लेके आता है। हीमोग्लोबिन भी लेके आता है, आरबीसीज भी लेके आती हैं। तो खास तौर से यही जाने
कि ऑक्सीजन को आरबीसीज लेके जाती हैं, हीमोग्लोबिन लेके ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है तो प्लाज्मा के माध्यम से आती है, प्लस साथ में क्या रहता है वो थोड़ा सा मात्रा हीमोग्लोबिन भी लेके आता है, आरबीसीज भी लेके आती हैं। यहाँ पे इतना ही आपको जानना है। अब ये जो ब्लड है ना, अब देख रहे हो आप, ये आगे वाहिकाएं हैं, वाहिकाएं। अब यहाँ पे देखो आप, मान लो यहाँ पे एक हार्ट है, मान लो यहाँ पे ये हार्ट, अब हार्ट से ब्लड आया, ये पूरे शरीर में आया, पूरा शरीर में आया। अब फिर पूरे शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सारी कोशिकाओं तक वो पहुँचे, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसे पतली 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 शाखाओं में बंटना पड़ता है। तो ये जो पाइप मोटा सा आ रहा है वो आर्टरी है, धमनी, ये क्या है, धमनी है, ये धमनी है। अब धमनी आती है, पतली 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 केशिकाओं में बढ़ जाती है, और फिर इतनी पतली हो जाती हैं कि वो एक कोशिकीय स्तर की हो जाती है, और तब इनके आर पार विसरण द्वारा गैसों का, भोजन का, पोषक तत्वों का, वर्ज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये हिस्सा जो होता है इतना पतला होता है कि यहाँ से इन पदार्थों का, पोषक तत्वों का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वर्ज्य पदार्थों का साधारण विसरण द्वारा आदान प्रदान हो जाता है। ये कहलाती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज मतलब केशिकाएं, केशिकाएं। और फिर कैपिलरीज आपस में मिलकर के और फिर क्या बना देती हैं, सिरा बना देती हैं, सिरा, वेंस बना देती है। ये देखिए, यही आपस में पहले फैलती हैं, बढ़ती हैं, और फिर मिलकर के ये दूसरे तरह की वाहिका बनाती हैं, जिसे कहते हैं सिरा, और इसे बोलते हैं वेंस। यहाँ थोड़ा स्पष्ट नहीं है लेकिन याद कर ले, वेंस है ये। अब ये फिर इन्हें लेके कहाँ जाती हैं, हार्ट में जाती हैं। तो एक हो गया हार्ट से ब्लड ले आने वाली, एक हो गया हार्ट को ब्लड ले जाने वाली। हार्ट से ले आ रही है, ये हार्ट को लेके जा रही है, बीच में उसका यहाँ पे उपयोग हो रहा है, जो पदार्थ अपने साथ लेके आ रही है। अब तो आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे हम समझेंगे कि ये जो आर्टरी है और ये जो वेन है और ये जो कैपिलरी है, उनकी रचना क्या होती है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए अगली पिक्चर देखते हैं। अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये क्या है, आर्टरी है। आर्टरी मोटी, उसकी दीवार मोटी दिखाई दे रही है, और इसकी वेन की दीवार उतनी मोटी नहीं है। और फिर आर्टरी में जो लुमेन है, जो उसकी गुहा है, खाली स्थान जिसमें से ब्लड होके जाना है, ये वाला हिस्सा, वो एकदम साफ सुथरा है, उसमें कोई बीच में कुछ व्यवधान नहीं है। और जो वेन है ना, ये वेन जो जिसे हम कहते हैं, वेन मतलब सिरा, ये जो सिरा है ना, सिरा के गुहा में, इस गुहा में वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व दिखाई दे रहे हैं आपको, वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व क्या करते हैं कि इसमें जो रक्त जा रहा होगा इधर से इधर, उसे वन डायरेक्शनल फ्लो देते हैं, एक दिशीय प्रवाह देते हैं कि वो फिर वापस ना आए। जैसे वो ब्लड वापस आने लगता है, वो क्या हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये तो हृदय से बहुत दूर होती है ना, तो हृदय से जो पंपिंग होती है, जो दबाव डाला जाता है, वो उसको सबसे पहले कौन बर्दाश्त करता है, तो आर्टरी बर्दाश्त करती है। वो नज़दीक होता है तो उसको वहाँ पे दाब ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी दीवार क्या होती है, मोटी होती है और लचीली होती है, कि उसे अधिक दाब सहना पड़ता है। किसको, आर्टरी को, मतलब धमनी को। और इसकी दीवार थोड़ी पतली होती है क्योंकि ये हृदय से बहुत दूर होती है, और यहाँ पे उसका दाब कम होता है, और फिर ब्लड जो धीरे धीरे बह रहा होता है वो वापस ना आए, इसलिए इसमें वॉल्व पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं। ये मेन बात है, इसे याद रखेंगे हमेशा कि आर्टरी में वॉल्व नहीं होते हैं और वेंस में अंदर वॉल्व होते हैं, वन डायरेक्शनल वॉल्व होते हैं। अब यहाँ जो नीचे है आप देख रहे हो, ये वेन हो गई, ये आर्टरी हो गई, और ये फिर मिल करके आपस में इस तरह की एक जाल बनाती है, जो पिछली तस्वीर में आपने देखा था। ये कैपिलरीज हो गई, कैपिलरीज हो गई। तो इस तरह से हमने ब्लड को देखा, हार्ट को देखा और वेसल्स को देखा, और फिर आप उसको बहुत अच्छे से समझे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप हमें फिर से कमेंट करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कि हम आपको फिर से इससे इसी तरह की और भी वीडियो बना के डाल सकें। थैंक यू।